नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के पाठ 3 नादान दोस्त का प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों का स्वभाव जिज्ञासा से भरा होता है। उन्होंने ना कभी अंडे पहले देखे थे और ना ही अंडों के बारे में उन्हें कुछ पता था, इसलिए उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दे दिया करते थे क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने वाला घर में कोई नहीं था। उनकी माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती और पिताजी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे। आगे प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर, उनके घर के कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे और कुछ दिनों बाद उन्हें लग रहा था कि उन अंडों से चिड़िया के बच्चे बाहर आ गए होंगे, इसलिए उन्होंने चिड़िया की मदद करनी चाही। उन्होंने बच्चों के खाने पीने के लिए दाना पानी कार्निस पर रख दिया और उन्हें धूप से बचाने के लिए टोकरी से घोंसले के ऊपर छाया कर दिया और अंडों को तिनकों पर से उठाकर चिथड़े की गद्दी पर रख दिया। आगे प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या फिर नादानी? उत्तर, केशव और श्यामा ने अंडों की तो रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन यह उनकी नादानी साबित हुई। उन्हें नहीं पता था कि अंडों को छू लेने के बाद चिड़िया अंडे नहीं सेती है और अनजाने में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और चिड़िया ने अंडों को तोड़ दिया। कहानी से आगे प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया उनके लिए इतना चारा कहाँ से लाएगी? बच्चों को धूप में बहुत तकलीफ हो रही होगी। ऐसी कई बातों का अनुमान लगाते हैं। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो शायद ऐसा नहीं करते। हम अंडों को नहीं छूते और उनके खाने पीने की व्यवस्था नीचे ही करते। हम नीचे ज़मीन पर दाने छिड़क देते और एक प्याली में पानी रख देते। आगे प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर, क्योंकि उस समय उन्हें कोई नहीं देख सकता था और वे बिना किसी की नज़र में आए चिड़िया के दाने पानी का व्यवस्था कर सकते थे। यदि माँ या घर का कोई अन्य व्यक्ति देख लेता तो उन्हें यह काम नहीं करने देता। माँ के पूछने पर भी उन्होंने यह नहीं बताया कि किसने किवाड़ खोला है, क्योंकि यदि वह बताते तो शायद वह मार खा जाते। आगे प्रश्न है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो इसका उत्तर हो सकता है, हम इस कहानी का दूसरा शीर्षक नादान बच्चे, बच्चों की नादानी, जिज्ञासा में नादानी आदि दे सकते हैं।
अनुमान और कल्पना पर आधारित क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो देखिए, इसका उत्तर हो सकता है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा की गई है क्योंकि बच्चे अंडों को धूप से बचाते हैं। यदि सर्दी का मौसम होता तो वह उन्हें सर्दी से बचाते और वैसी ही व्यवस्था करते। यदि बरसात का मौसम होता तो वह अंडों को पानी से बचाने की कोशिश करते। आगे प्रश्न है, पाठ को पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वह कहाँ गई होगी? इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो इसका उत्तर हो सकता है कि चिड़िया वहाँ फिर दिखाई नहीं दी क्योंकि वह जगह उन्हें सुरक्षित मालूम नहीं हुई, क्योंकि बच्चों ने अंडों को छू दिया था। वे ऐसी जगह गई होगी जहां उन्हें अपना घोंसला बनाने में और अंडों को रखने में कोई डर नहीं होगा कि कोई अंडों को छुएगा। आगे प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। उत्तर, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। यह बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि जब हम किसी जानवर या पक्षी के बच्चों को देखते हैं तो हमारे मन में कई बातों को लेकर कौतूहल महसूस होता है कि वह किस प्रकार अपने बच्चों को रखते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, किस तरह वह उनकी देखभाल करते हैं। भाषा की बात। प्रश्न है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। उत्तर, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी, उन्होंने किसने? दीपू और नीलू ने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर यानी किसकी ओर? दीपू और नीलू की ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा। उसने यानी किसने? एक लंबे आदमी ने कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? आप कौन? दीपू और नीलू। तो यहाँ देखिए, उन्होंने, उनकी, उसने, आप, मैं, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जो कि इस पैराग्राफ में अंडरलाइन या रेखांकित किए हुए हैं। आगे प्रश्न है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रम से बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण
बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। उत्तर: गुणवाचक विशेषण जैसे लाल। वाक्य: टमाटर लाल है। पतला: श्याम पतला है। छोटा: मेरा घर छोटा है। चालाक: तुम बहुत चालाक हो। आगे प्रश्न है, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। यह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वालों शब्दों के क्रिया विशेषण होने की पहचान यह भी है कि यह अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषण का वाक्य में प्रयोग करो। तो देखिए, उत्तर इस प्रकार से हो सकता है। अपने पास शब्द है झुंझलाकर, वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए, मेरे प्रश्न पूछने पर वह झुंझलाकर जवाब दिया। दूसरा, बनाकर, मैंने एक गुड़िया बनाकर अपनी बहन को दिया। तीसरा, घबराकर, अध्यापक के प्रश्न का उत्तर वह घबराकर दे रहा था। अगला, गिड़गिड़ाकर, बाहर एक व्यक्ति गिड़गिड़ाकर मदद मांग रहा था। अगला, टिकाकर, यानी कि वाक्य में प्रयोग, वह अपना सिर दीवार पर टिकाकर बातें कर रहा था। अंतिम प्रश्न है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। यानी कि यहाँ नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह से लिया गया है, लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में किसी भी प्रकार का कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया गया है। जब आप इसे पढ़ोगे तो अधूरा सा लगेगा। अब तुम इसकी आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। पैराग्राफ है, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या दूँ, भूख लग आई ना। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटेराम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख ना लगे। मुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। उत्तर, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए इस पैराग्राफ को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। उसी समय अल्प विराम, एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, अल्प विराम। खोमचे वाला कहिए, अल्प विराम। क्या दूं, प्रश्नवाचक। भूख लग आई है ना, पूर्ण विराम। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, अर्धविराम। हमारा आपका नहीं, पूर्ण विराम। मोटेराम अबे क्या कहता है, प्रश्नवाचक। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, पूर्ण विराम। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, पूर्ण विराम।
मुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे। पूर्ण विराम। देखूं तो अल्प विराम वहाँ क्या रेंग रहा है। प्रश्नवाचक मुझे भय होता है। पूर्ण विराम। आप देखिए इसमें अबे क्या कहता है से लेकर के मुझे भय होता है, इस बात को भी उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया है। अब इस वाक्य को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठहराव लेते हुए। जहाँ अल्प विराम है वहाँ थोड़ा रुकेंगे, जहाँ अर्ध विराम है वहाँ थोड़ा और अधिक रुकेंगे, और जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ वाक्य पूर्ण होते ही रुक करके अगला वाक्य शुरू करेंगे। जहाँ प्रश्न किया गया है उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से दो शब्द हैं जैसे हमारा, आपका, अन्न, जल, इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अन्न, जल, योजक चिन्ह यानी अन्न और जल। इस प्रकार से इस पूरे पैराग्राफ को लिखा जाएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने नोटबुक में सुंदर लेखन में करना है। इसके साथ ही आपको इनके PDF भी भेज दिए जाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।